इस एकलव्य बेच में मैं सुनील राठौर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके सभी देशों के बारे में, उनकी राजधानी और उनकी अवस्थितियां, साथ ही साथ में कुछ बॉर्डर्स यहाँ पर कौन कौन सी देखने को मिलती है। और उसी क्रम में हमने एंडीज पर्वतमाला के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा है और एक कोर्निको नदी है जो कि आपका कैरिबियन सागर में जाकर मुहाना बनाती है और कोलंबिया की प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। और साथ ही साथ में उस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ पर्वत शिखर के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो यहाँ पर कुछ बातों की हमने तो चर्चा कर ली है। अब आगामी जो हमारी क्लासेस इसी के संदर्भ में रहने वाली है, हम इस महाद्वीप में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इसी महाद्वीप के अंतर्गत हम नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ झीलें अगर अवस्थित है यहाँ पर, जैसे कि हमने एक झील के बारे में यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे कि पोपो झील है यहाँ पर, तो उसके बारे में हम देखें, पो झील भी कहा जाता है उसे। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो कोशिश रहेगी आज हम इसको फिनिश कर देंगे और साथ ही साथ में आपका मैं यूरोप महाद्वीप के बारे में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए समय का बिना जाया किए हम सीधा शुरू करते हैं। अब एक लोकेशन और मुझे आपको बतानी है लोकेशन इस संदर्भ में कि यहां पर एक प्रायद्वीप देखने को मिलेगा आपको अर्जेंटीना में एक प्रायद्वीप देखने को मिलेगा और वहीं पर आपको एक सान मेटियास, ठीक है, सान मेटियास की खाड़ी मिलेगी, उसके अंदर आपको बाहिया ब्लांका मिलेगा। जैसे कि मैं मैप यहां पर बनाता हूं या फिर मैप लेकर आता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए इसी मैप का मैं यूज कर लेता हूं, यहां पर देखिएगा आप, ताकि सारी चीज आपको अच्छे से स्पष्ट नजर आ जाएगी। देखिएगा यहां पर आपको थोड़ा और मैं जूम आउट करता हूं इसको, यहां पर देखिएगा, ये तो मैंने आपको खाड़ी बता दिया था कल, यहां पर एक खाड़ी बताई थी मैंने। इस खाड़ी का मैंने नाम दिया था, आपने देखा होगा कल की क्लास में, ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो यहां पर अवस्थित है। तो इस खाड़ी को मैंने एक नाम दिया था और आपको ध्यान होगा कि वो खाड़ी कौन सी थी आपकी। ठीक है। जहां पर आपका ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो दोनों अवस्थित है। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए वहां पर आपने देखा होगा एक खाड़ी अवस्थित थी जिसे हमने कहा था कि रियो डी ला प्लाटा। ठीक है। इसे हमने क्या कहा था? रियो डी ला प्लाटा। ठीक है। उसी प्रकार यहां पर एक खाड़ी आपको यहां पर दिखेगी, इस खाड़ी का नाम है बाहिया ब्लांका। ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना में यहां पर इस टाइप से एक द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जो प्रायद्वीप जैसी संरचना में देखने को मिल रही है और इस प्रायद्वीप के अंदर ये खाड़ी है, यहां पर तो खाड़ी है, तो इसका नाम हो जाएगा सान मेटियास की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद ये जो प्रायद्वीप आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रायद्वीप इस संरचना की मैं बात कर रहा हूं, इस टाइप से बॉर्डर चली आ रही है। ठीक है। ये बॉर्डर है आपकी। ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीप आपको देखने को मिल रहा है, इसे एक प्रायद्वीप का नाम दिया जो कि अर्जेंटीना महाद्वीप के अंतर्गत आता है और उस प्रायद्वीप का नाम होता है वाल्डेज प्रायद्वीप। क्या नाम होता है? वाल्डेज प्रायद्वीप। क्लियर है? अब मैंने ये क्यों लिखवाया आपको, क्या इसकी आवश्यकता है? ठीक है। यह आवश्यकता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करने का दे दिया जाए। तो आप ये ध्यान रखना कि रियो डी ला प्लाटा सबसे उत्तर में है, उसके दक्षिण में बाहिया ब्लांका है, उसके बाद सान मेटियास की खाड़ी है, फिर आपको वाल्डेज प्रायद्वीप है। फिर आपसे कभी कह दिया जाए तो यहाँ पर आपकी मैगेलन जल संधि, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था, मैगेलन जल संधि। ठीक है। उसके बाद आपसे यहां पर वो एक अर्जेंटीना का हिस्सा था टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है।
तीरा डेल फ्यूगो। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और आगे कुछ और संरचना के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कल हमने आटाकामा मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया था, शायद आपको ध्यान होगा। इक्वाडोर के बारे में चिम्बाराजो, जो आपका चिम्बाराजो पर्वत श्रेणी, उसके बारे में देख लिया था। अब यहाँ पर कुछ और बातों के बारे में देखेंगे, जैसे कि पोपो लेक के बारे में मैंने आपसे कहा है कि पोपो लेक बोलीविया के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक झील है, इस झील का नाम क्या हो जाएगा? पोपो झील। पोपो झील। तो पोपो झील की अवस्थिति कहां पर आपकी? पोपो झील की अवस्थिति हो जाएगी आपकी बोलीविया, और इसी की कैपिटल है आपकी लापाज, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे और आगे कुछ प्रमुख तथ्यों को लेकर मैं यहाँ पर एक मैप लेकर आया हूं। उस मैप को देखिएगा, कुछ घास के मैदान है यहाँ पर, उसको हम देखते हैं कौन कौन से घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा इस मैप में आपको मैं जूम आउट करके जो चीजें नहीं दिख रही होगी वो मैं यहाँ पर लिखकर बता दूंगा आपको कौन कौन सी चीजें हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर लिखा है आपका लानोस। क्या लिखा है? लानोस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? यहां पर स्टार लगा देता हूं मैं। हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान। ठीक है, इसका एक अच्छा सा ट्रिक है, वो क्या हो जाएगा आपका? इसे बोला जाता है लूज कैप। ये वर्ड याद रखिएगा, लूज कैप। लूज कैप मतलब एल का मतलब हो जाएगा आपका लानोस, फिर हो जाएगा आपका सेल्वास, फिर हो जाएगा आपका कंपास, फिर हो जाएगा आपका पंपास। फिर चार प्रमुख घास के मैदान देखने को मिलते हैं आपको दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। अगर बात करें लानोस का, तो लानोस आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद आपको मिलेगा कोलंबिया, और साथ ही साथ में अगर कहें तो उत्तरी ब्राजील। ठीक है, तो ये जो लानोस है आपका, ये लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, और ये जो लानोस है अमेजन नदी बेसिन के उत्तर में है। अमेजन नदी के उत्तर में। क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखिएगा यहां पर आपको सेल्वास देखने को मिल रहा होगा। ये आपका क्या है? सेल्वास। और सेल्वास का विस्तार मुख्यतः आपका कहां पर हो जाएगा? ब्राजील। कहां पर हो जाएगा? ब्राजील देश के अंतर्गत। ब्राजील की जो केंद्रीय उच्च भूमि है वहां पर इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि सेल्वास आपका लानोस के जस्ट नीचे। उसके बाद दक्षिण ब्राजील के अंतर्गत अगर देखेंगे, और ये भी आपका सेल्वास भी कैसा है? उष्णकटिबंधीय प्रकार का ही आपका घास का मैदान है। फिर कंपास की बात करते हैं, तो जो कंपास है आपका, ये आपका दक्षिणी ब्राजील। दक्षिणी ब्राजील, दक्षिणी ब्राजील में देखने को मिलेगा। और ये जो कंपास है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? वो तो उष्णकटिबंधीय विश्वत है कि उष्णकटिबंधीय है, ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा? ठीक है, इसके बाद अब आगे देखेंगे तो पंपास है आपका। पंपास यहां पर देखने को मिल रहा होगा आपको। ये आपका कैसा मैदान है? ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण
कटिबंधीय घास, ठीक है। तो ये पंपास है और पंपास आपका मुख्यतः उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, इन देशों में विस्तारित आपका कौन सा पंपास घास का मैदान। यहां तक चीजें स्पष्ट है। मैंने यहां पर आपके सामने लानोस, सेल्वास, कंपास और पंपास घास के मैदान के बारे में चर्चा की। ये कहां पर अवस्थित है, किस लोकेशन पे है, आपसे देश के नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा घास का मैदान कहां पर है। अब यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे इस पिछले वाले मैप के माध्यम से मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं तो चलिए मैं एक अलग ही मैप ले लेता हूं, देखिएगा। यहां पर आप अगर देखेंगे, इसको जूम भी करूंगा मैं, ठीक है। इसको पहले जूम करके यहां पर आपको दिखा देते हैं। यहां पर देखिएगा, कि आपकी विषुवत रेखा, और फिर इसके बाद आप मकर रेखा की अगर बात करें तो मकर रेखा आपकी कहां से गुजरेगी, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना, चिली और पराग्वे और ब्राजील, ठीक है। यहां से आपका देखेंगे इस टाइप से, ठीक है। ये आपकी मकर रेखा। कौन कौन सा देश, एक तो आपका चिली हो जाएगा, एक आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, एक आपका पराग्वे हो जाएगा, एक आपका ब्राजील। तो इन चार देशों की सीमा से होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा। फिर बात करें यहां पर आपका इक्वाडोर, यहां पर आपका कोलंबिया, और ये आपका ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजर रही आपकी कौन सी विषुवत रेखा। अब देखिएगा मैं यहां पर ये चीजें क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आपसे प्रश्न बन सकता है। यहां पर आपका मैंने बताया कि यहां पर आपका क्या था, लानोस, लानोस, फिर आपका सेल्वास, फिर आपका कंपास, फिर आपका पंपास। तो आपसे पूछेंगे कि मकर रेखा के दक्षिण में कौन सा घास का मैदान है, तो आपको पंपास बोलना है। तो उसके उत्तर में आपका कौन सा मैदान है, तो आपको बोलना है कंपास। और विश्व तथा मकर रेखा के बीच में कौन से घास के मैदान है, तो सेल्वास और कंपास। इस प्रकार से लोकेशन के आधार पर आपसे प्रश्न बन सकते हैं, कब क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अभी जैसा कि मेंस के पेपर 2000 एडिशनल मेंस चल रहे हैं, तो वहां पर आपसे पूछा है पनामा नहर के बारे में पूछा है, एंजल जलप्रपात के बारे में पूछा है जो कि इस महाद्वीप के संदर्भ में है, ठीक है। उसकी भी चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है यहां पर। अब आगे हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर एक सबसे बड़ा जलप्रपात देखने को मिलता है, एंजल जलप्रपात। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बतला देता हूं, प्रश्न भी आपका पूछा है, तो यहीं पर हम देख लेते हैं, देखिएगा। एंजल जलप्रपात, ठीक है। एंजल जलप्रपात के बारे में ध्यान रखना कि यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह किस पर अवस्थित है, तो देखिएगा 3 नदियों के बारे में लिखूंगा मैं। सबसे पहले ओर्निको नदी, इसकी सहायक नदी है आपकी ओर्निको नदी की सहायक नदी, उसकी भी सहायक नदी, देखिए। तो इसकी सहायक नदी तो हो जाएगी केरो नदी, और केरो नदी की सहायक नदी हो जाएगी चुरू नदी या चूरन नदी, ठीक है। चुरू नदी बोलिए या चुरू नदी बोलिए, मैं पूरा चुरू नदी बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, चुरू नदी। तो देखिएगा मैंने कहा कि ओर्निको नदी की सहायक कौन है, केरो नदी, और केरो नदी की सहायक नदी चुरून नदी, ठीक है। इसी चुरून नदी पर, इसी चुरून नदी पर
आपका क्या है, एंजल जलप्रपात। अच्छा, आपने ये सब नदियां तो बता दिए, आप देश और बता दीजिए। तो ये देश आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला में ऑर्निको नदी की सहायक नदी केरो नदी, उस केरो नदी की सहायक नदी चूरन नदी, उसी चूरन नदी पर आपका एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर है यहां तक? तो एंजल प्रपात के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए अब आगे देखिएगा। उसी मैप में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिएगा, यहां पर एक पठारी संरचना आपको देखने को मिलेगी, मातो ग्रासो का पठार। यहां पे लिखूंगा एक बार में, का पठार। ठीक है, उसी प्रकार एक और आपका यहीं पर होगा, कहां पे लिखा मैंने, यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा आपका ग्रान चाको दलदल। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक संरचना देखिएगा, यहां पर भी लिखा आपका पैटागोनिया का पठार। मातो ग्रासो पठार के बारे में पूछे तो आपको क्या बताना है, ब्राजील और बोलिविया की बॉर्डर पर। ठीक है, पैटागोनिया पूछे तो आपको बताना है यहां पर चिली प्लस अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे ग्रान चाको दलदल के बारे में तो अर्जेंटीना। ठीक है, फिर आप यहां पर देखेंगे एक अर्धचंद्राकार पेटी देखने को मिलती है, जहां जैसे गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी बोलते हैं, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक चीज है यहां पर जिसे विश्व की तांबा राजधानी के रूप में भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक जगह यहाँ पर अर्धचंद्राकार पेटी, और उस अर्धचंद्राकार पेटी पर ही गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहा जाता है, जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उसके बारे में ध्यान रखना। आपको रोजारियो और बाहिया ब्लांका देखने को मिलेगा, रोजारियो और बाहिया ब्लांका। इधर आके देखिएगा मैप में, एक मिलेगा आपको रोजारियो और एक आपको देखने को मिलेगा बाहिया ब्लांका। ये दो शहर हैं, इन दोनों शहर के बीच में ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां पर आपका गेहूं का उत्पादन होता है। किसका? गेहूं का। तो इसलिए, और ये क्षेत्र कौन सा आपका, ये पूरा जो एरिया है ये कहां पर है आपका, अर्जेंटीना में। इसलिए इस गेहूं के उत्पादन क्षेत्र होने के कारण इसे गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में, अर्जेंटीना में रोजारियो और बाहिया ब्लांका के बीच में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जहां पर गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी के तौर पर किसको जाना जाता है, अर्जेंटीना को। तो गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहां पर है आपकी, अर्जेंटीना में है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको ऐसा देना होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपसे पूछे कि ये बताइए कि चुकी कमाता जो विश्व की तांबा राजधानी के रूप में जानी जाती है, तो ये आटाकामा मरुस्थल में तांबे के भंडार की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कहां पर, इक्विक में। और ये इक्विक जो है आपका, इक्विक आपको कहां पर मिलेगा, ये इक्विक आपको देखेंगे आप तो यहां पर आपको मिलेगा ये चिली में। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां पर, आप देखिएगा यहां पर एक शहर मिलेगा आपको इक्विक है, इक्विक। ठीक है, जो इक्विक है जहां पर तांबा उत्पादक क्षेत्र है,
किसका? तांबा उत्पादक है। कहां पर? इक्विक में। तो इक्विक में ही आप एक स्थान देखेंगे जहां से तांबा का उत्पादन होता है, वो खान है आपकी चुकीकमाता। चुकीकमाता। तो ये जो चुकीकमाता है, ये विश्व की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक जगह है। इसलिए इस चुकीकमाता को क्या कहा जाता है? विश्व की तांबा राजधानी। विश्व की तांबा राजधानी चुकीकमाता को बोला जाता है। शहर हो जाएगा आपका इक्विक के, उसी में आपका है चुकीकमाता, तांबा उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? विश्व की तांबा राजधानी। क्लियर हुआ? तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और बात आपको यहां बताएंगे, यहां पर आपका केप हॉर्न है। क्या है? केप हॉर्न। केप हॉर्न मतलब केप अंतरीप, हॉर्न अंतरीप। ये जो हॉर्न अंतरीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। हॉर्न अंतरीप जो है दक्षिण अमेरिका का, अमेरिकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा आपका हॉर्न अंतरीप। क्लियर हुआ? दक्षिणतम बिंदु कहेंगे। ठीक है। और यहीं पर आपको एक मिलेगा उशिया, ऐसे पढ़ेंगे आपको। यहां पर एक और शहर मिलेगा आपको, क्या पढ़े आप, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यह दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है। यहां पर लोग निवास करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ और तथ्य दक्षिण अमेरिका के बारे में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में हम सीधा नदियों के बारे में देखेंगे। कुछ प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में, उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी नदियां हैं और क्या उसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है। चलिए, उसके लिए मैंने एक मैप आप तैयार किया। उस मैप पर आते ही पहले चलिए, यहां पर कुछ नदियों के नाम हैं, मैं नाम लिख देता हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, यहां पर एक नदी का नाम लिखा है, मैंने इसकी चर्चा भी की है। पहली नंबर नाट लिख रहे हैं हम, मैगदलिना नदी। ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर एक नदी दिख रही है, ओर्निको नदी। मैं जिस पे गोला लगाऊं उसका ध्यान देना है। ओर्निको नदी। फिर देखिएगा, ये आपकी अमेजन नदी, देखिएगा ये है आपकी अमेजन नदी। ठीक है। अमेजन नदी। अमेजन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि पुरुष नदी के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में मदिरा नदी। ठीक है। मैं नंबर दे देता हूं यहां पर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहां पे एक नदी का नाम दिख रहा है आपको, टोकेंटिस। क्या नदी दिख रही है? टोकेंटिस। ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को। ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगा ग्रांडे नदी। ठीक है। फिर देखिएगा पराना नदी, पराग्वे नदी। ठीक है।
पराना नदी, पराग्वे नदी। ठीक है, फिर यहां पर देखिए उरुग्वे नदी, ठीक है। फिर आपको सलारो नदी दिखेगा, फिर आप 13 नंबर पर आएंगे तो यहां पर एक नदी देखिएगा, कोलोराडो नदी। उत्तर अमेरिका में भी हमने कोलोराडो नदी पढ़ा था, यहां भी कोलोराडो नदी है। तो ये आपकी कितनी 13 प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। ठीक है, बाकी आपको किसी के बारे में इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपको मैगडलेना नदी के बारे में बताया था कि यह एंडीज पर्वतमाला के उत्तर क्षेत्र से निकलती है और कोलंबिया में प्रवाहित होती हुई कैरिबियन सागर में अपना मुहाना बनाती है और कोलंबिया की यह सबसे लंबी नदी है। इतनी में चर्चा कल की क्लास में कर चुका था। ठीक है, फिर बात करेंगे आज क्लास की शुरुआत में या फिर मध्य में मैंने बताया है कि ओर्निको नदी के बारे में। ओर्निको नदी जो है इसकी सहायक नदी है आपकी कौन सी, कैरो नदी, और कैरो नदी की चुरुन सहायक नदी, और उस चुरुन सहायक नदी पर विश्व का सबसे बड़ा एंजिल जलप्रपात निर्मित है, जो कि आपका अगर विकल्प में आपका चुरुन नदी ना हो, कैरो नदी ना हो, तो ओर्निको नदी आपको देखने को मिलेगा जो कि एंजिल जलप्रपात से संबंधित है। तो आपको वो आंसर ठीक कर देना है। उसके बाद सीधा आप अमेजन नदी के बारे में देखेंगे तो अमेजन नदी के बारे में ध्यान रखिएगा कि अमेजन नदी आपकी विश्व की, ठीक है, विश्व के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अमेजन नदी के बारे में ध्यान रखना। विश्व अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, साथ ही साथ में इसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी कहा जा सकता है। ठीक है, इस नदी बेसिन में एनाकोंडा सांपों का अधिक घनत्व है। मतलब यहाँ पर काफी संख्या में देखने को मिले में अमेजन नदी में। और साथ ही साथ में आगे और बात करें अमेजन नदी के बारे में ही, तो अमेजन नदी की सबसे एक लंबी सहायक नदी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अमेजन नदी के बारे में सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी पुरुष नदी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने बतलाया था एक पुरुष नदी है, एक मदिरा नदी है। ठीक है, तो यह इसकी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर सबसे लंबी सहायक हो जाएगी आपकी मदिरा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं मदिरा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियां जैसे एक तो मदिरा खुद हो गई, एक पुरुष टोकेंटिस, देखिएगा इधर यहाँ पे लिखा है आपका टोकेंटिस हो जाएगा। ठीक है, और टापाजोस हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी। अब एक और चीज देखना है यहाँ पर, जो ये अमेजन नदी है इसका उद्गम की अगर बात करें तो पेरू से उद्गम होता है और ब्राजील में प्रवाहित होती है। ब्राजील में सर्वाधिक प्रवाह होता है। ठीक है, ब्राजील में सर्वाधिक प्रवाह और पेरू से इसका उद्गम होता है। ठीक है,
और अगर देखें तो यहां पर इसके मुहाने पर, ठीक है, इसके मुहाने पर मकापा शहर अवस्थित है। इसके मुहाने पर मकापा शहर अवस्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें अमेजन नदी के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रमुख बातें हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आप तो अमेजन नदी के बाद अन्य नदियों के बारे में हम बात करते हैं। कुछ और प्रमुख सहायक नदियां, कुछ नदियां यहाँ पर, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को नदी की अगर बात करें तो सैन फ्रांसिस्को नदी ये आपकी ब्राजील की प्रमुख नदी है, जो कि आपकी कहां पर अपना मुहाना बनाती है। तो सैन फ्रांसिस्को नदी अगर देखेंगे तो बेलो होरिजोंटो के पास में ये इससे होकर गुजरती है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर मैप में आप देखेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा। सॉरी, इधर से आपका ये देख रहे होंगे, ये नदी आपकी सैन फ्रांसिस्को, और कहां पर मुहाना बना रही है, अटलांटिक महासागर में। लेकिन इसके तट पर अगर मुहाने पर आप देखेंगे तो अराकाजू शहर यहां पर अवस्थित है। किस नदी के किनारे? सैन फ्रांसिस्को नदी के किनारे, जो कि यहां पर लिखा हुआ आपका सैन फ्रांसिस्को, ये 7वें नंबर की आपकी नदी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप ग्रांडे नदी भी आपकी किसकी है? ग्रांडे नदी और ये पराना बन, ठीक है, ग्रांडे नदी पराना नदी दोनों मिलकर पराना नदी बनती है, और ये पराना नदी पराग्वे नदी में जाकर मिल जाती है और फाइनली पराग्वे के नाम से जानी जाती है। यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर अच्छे से और स्पष्ट कर देता हूं। मैंने कहा, यहां पे देखिएगा ग्रांडे और पराना नदी, ये दोनों ही आगे जाकर रियो डी ला प्लाटा में जाकर मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा पराना नदी ग्रांडे नदी मिलकर पराना नदी बनती है, पराना नदी पराग्वे नदी से मिलकर पराग्वे नदी बनती है, और उरुग्वे और पराग्वे दोनों नदियां रियो डी ला प्लाटा में अपना क्या बनाती हैं? मुहाना बनाती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये किन किन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है? तो आपका एक हो जाएगा ब्राजील, एक हो जाएगा आपका पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। इन देशों में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये नदियां जो 4 नदी के यहाँ पे नाम आपको दिख रहा है, इन नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, उरुग्वे, पराग्वे, पराना, ये जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, इसके सम्मिलित तंत्र को प्लाटा बोलते हैं। ठीक है, इस सभी नदियों के सम्मिलित जो तंत्र बनता है आपका, देखिए नदी के नाम एक बार लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, उरुग्वे, पराग्वे, पराना और अन्य कोई सहायक नदियां हैं, इसके सम्मिलित तंत्र को प्लाटा के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें मैंने आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में बतलाया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। और अल्फा अल्फा घास का मैदान आपसे पूछा था पहले, तो अल्फा अल्फा ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का रेंच है। तो अल्फा अल्फा कृत्रिम घास का मैदान है, जो कि अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। ठीक है, अल्फा अल्फा अर्जेंटीना में पाए जाने वाला कृत्रिम
घास का मैदान, ठीक है। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले कृत्रिम घास के मैदान को क्या कहेंगे? अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेंटोस सेल्वा के बारे में मैं बता चुका था आपको। काफी मंडी साओ पोलो के बारे में बता दिया था। भारत का मैनचेस्टर के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। पशु फार्म को एंटाशिया कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अर्जेंटीना में पशु फार्म को एंटाशिया कहा जाता है और ग्वाचो कहा जाता है पशुपालकों को। मतलब अर्जेंटीना की बात करें तो यहां पर अर्जेंटीना में पशुपालक जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका ग्वाचो कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी से संदर्भित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना और फिर हम आगे चलकर अब यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और यूरोप महाद्वीप के बारे में उन सारी बातों की चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये मैं क्लास को यहां पर एंड करूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में। एक काम करते हैं, अगली क्लास में मैं आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में बतला दूंगा और इस क्लास के साथ आपका 5वें नंबर की जो क्लास थी तो इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका के साथ में साउथ अमेरिका भी कंप्लीट हो चुका है। 6ठे नंबर की क्लास से हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।